Hello everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself खुशबू गुप्ता welcoming you back to the इकोनॉमिक्स लेक्चर। तो हम पढ़ रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर, इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। यूटिलिटी एनालिसिस का हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको क्या बताया जा रहा है, देखो हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस लगेंगे तो मैं उनके आपके आंसर्स प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। और चैनल की अपडेटेड लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके सारे पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाली हूँ, सारे सब्जेक्ट्स का कवर करने वाली हूँ। तो यहीं पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, ऑल अंडर वन रूफ यू विल गेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहे हैं आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। हम करेक्ट ऑप्शन चूज करके हम इनका आंसर्स देंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा चैप्टर की, जिसने भी पूरे चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ चैप्टर समझिए, क्योंकि चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं, तो अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी क्या मानी जाती है? अज्यूम क्या की जाती है कि मार्जिनल ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मानते हैं ना। लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल के टाइम पे क्या अज्यूम करते हैं, क्या मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। तो फिर उसके बाद सेकेंड नंबर का क्या बता रहे हैं? एज पर द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ द, एज पर द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी इज एज्यूम्ड टू बी, क्या अज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे हम? कार्डिनली मतलब नंबर्स में मेजर करते हैं हम, है ना। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। इसका ऑप्शन बी है, बी। देन आफ्टर थर्ड वन, marginal utility of the commodity becomes negative. Marginal utility of a commodity becomes negative when the total utility of the commodity is maximum and constant, है ना। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या रहेगा? बी। ओके, देन आफ्टर फोर्थ वन, पॉइंट ऑफ सेटिटी मीन्स जहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है? जीरो रहती है, एंड टोटल यूटिलिटी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। जब कंज्यूमर अटेंस द फुल सेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ सेटिटी, उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जब क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। कौन सा पॉइंट है? देखो पहला पॉइंट बता रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। नहीं, पॉइंट ऑफ सेटिटी मीन्स क्या? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, देखो हमने पढ़ा है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप पीछे की वीडियोस जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया है। तो उसमें आप पॉइंट ऑफ सेटिटी आपको पता चलेगा। ओके, देन फिफ्थ वन इज दैट व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, टोटल यूटिलिटी इज, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, फॉल होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, नेगेटिव हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी इज, टोटल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है तो टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो, तो टोटल यूटिलिटी राइज होती है ना। पहले से लेकर देखो 6 पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी कम हो रही, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी। ओके, तो यहाँ पर है हमारा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए। ओके, सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या दिया आपको? देखो टाइम यूटिलिटी हमें किससे मिलता है? हम टाइप ऑफ यूटिलिटी पढ़ चुके हैं, है ना। जिसमें टाइम यूटिलिटी हमें कौन देता है? ट्रांसपोर्ट ऑप्शन दिया आपको, ट्रांसपोर्ट, ब्लड बैंक, मोबाइल फोन और द डॉक्टर। टाइम यूटिलिटी मतलब जब हमें जरूरत पड़े तब हम जाके लेंगे, तो वो है ब्लड बैंक, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का क्या है? ऑप्शन बी, फर्स्ट का रहेगा बी। ओके, उसके बाद प्लेस यूटिलिटी कौन देता है हमें? ट्रांसपोर्ट हमें प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ट्रांसफर करके वो हमें प्लेस यूटिलिटी देता है।
क्योंकि बनता तो वो फैक्ट्रीज में है, लेकिन हम खरीदते हैं हमारे नियर बाय शॉप्स पर से, तो वो हमें प्लेस यूटिलिटी देता है ट्रांसपोर्ट। सर्विस यूटिलिटी कौन देता है हमें? डॉक्टर देता है हमें सर्विस यूटिलिटी। और नॉलेज यूटिलिटी मिलती है हमें मोबाइल फ़ोन से, है ना। ये सब टाइप ऑफ यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन देखो, आपको ऑप्शन दिए गए नीचे का, फर्स्ट का क्या बी है, सेकंड का ए है। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। देखो ये कौन सा है? ऑप्शन टू। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन टू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है ना, क्लियर। ये मैच नहीं करना, ये ऑप्शन बताना है, तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी और मनी के बीच का रिलेशनशिप देखा था, तब हमने ये बात पढ़ी थी पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही वीडियो में। तो क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, मीन्स ऑप्शन बी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें से उन्होंने क्या बताया है? तो हम इधर बोलेंगे ऑप्शन बी ओनली, सिर्फ बी ऑप्शन के टाइम पे। बाकी सारी चीज़ें जो बताई है, मार्जिनल इज ग्रेटर देन द प्राइस, मार्जिनल लेस देन द प्राइस एंड प्राइस इज लेस देन द वन, ये सब गलत है। ओके, अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको क्या बताना है? एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। देखो 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में आपको आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगी, आपको आंसर दिखाऊंगी ताकि आप नोट डाउन भी कर सको। ओके, वन बाय वन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। क्या है, हम क्या करने वाले हैं इसमें? आइडेंटिफाई करने वाले हैं कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट को क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। एक टॉपिक दिया आपको, उस टॉपिक के बेसिस पर आपको एक कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। क्या दिया हमें? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में का फर्स्ट क्या दिया आपको? सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन द विंटर सीजन। सलमा ने क्या किया? अपने फादर के लिए क्या खरीदा? स्वेटर खरीदा विंटर सीजन में। तो दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन एज द टाइम यूटिलिटी, क्योंकि जब विंटर सीजन का टाइम आया तो हमें स्वेटर की जरूरत पड़ेगी, जब रेनी सीजन आएगा तो अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें कैसा कंसेप्ट बताता है? ये हमें बताता है टाइम यूटिलिटी। अब इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, जब किसी चीज़ की यूटिलिटी बढ़ती है विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ द यूटिलाइजेशन, जब उसका समय आता है उस टाइम पे, जब उसकी हम उस चीज़ को खरीदेंगे तो उससे तब उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, तो उसे बोला जाता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स। टाइम यूटिलिटी कैसी होगी? जब हम बनता तो पूरे साल भर है ना, स्वेटर तो बनती पूरे साल भर है, लेकिन उसे कंज्यूम किया जाता है विंटर सीजन में। तो ये हमें स्टोरिंग का, हम स्टोर करेंगे। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स एंड मेकिंग इट अवेलेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नीड और द स्कैरसिटी। और जब ज़रूरत पड़े तब वो मार्केट में आएगा, तो उसे बोला जाता है टाइम यूटिलिटी। जैसे अम्ब्रेला बनता तो पूरा साल भर में है, लेकिन मार्केट में कब आएगा? जब रेनी सीजन होगा तब आएगा, है ना। तो इस तरीके से जब विंटर सीजन होगा तब स्वेटर आएगी, और तब हम उसे खरीदेंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 5 क्वेश्चन है, तो ये था फर्स्ट वन। आई होप समझ में आया। तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या है? नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर। नीलेश ने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्नामेंट्स खरीदे। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है? जब हम कुछ परचेज करते हैं देन पोजेशन चेंज हो जाता है, ओनरशिप चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है? दिस कंसेप्ट इज पोजेशन यूटिलिटी, या फिर आप इसे बोल सकते हो यूटिलिटी इन एक्सचेंज। एक्सप्लेनेशन हम देंगे इसका, क्या है? द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स DMU एक्सप्लेन्स द पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यूज by showing the difference between the value in use and the value in exchange. पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू हमें क्या बताता है? कि डिफरेंस बताता है, वैल्यू इन यूज़ क्या है और वैल्यू इन एक्सचेंज। सम कमोडिटीज़ हैव हाई वैल्यू इन यूज़, कुछ कमोडिटी का यूज़ में वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, एंड सम कमोडिटीज़ हैव हाई वैल्यू इन एक्सचेंज, और किसी किसी की कीमत ज़्यादा होती है। पोजेशन यूटिलिटी अराइजेज व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो ट्रांसफर हो जाता है, जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ पोजेशन यूटिलिटी। ओके, समझ में आया। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। यहाँ पर है हमारे पास थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। क्या दिया आपको? कविता कंज्यूम्ड 5, सॉरी क्या दिया आपको? कविता कंज्यूम्ड 5 यूनिट ऑफ द ऑरेंजेस वन आफ्टर द अनदर। कविता ने क्या कंज्यूम किया? 5 ऑरेंजेस कंज्यूम किए और एक के बाद एक कंज्यूम किया। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ये है हमारा अजम्पशन इन द DMU, मीन्स जो हमने लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनलिटी के टाइम पे जो अजम्पशन किया था कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बिना
विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, मीन्स कंटिन्यूटी आप कंज्यूम कर ही जा रहे हो, तो वो क्या है, कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी और द कंटिन्यूटी। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है, टोटल यूटिलिटी आप बोल सकते हो या फिर आप इसे कंटिन्यूटी बोल सकते हो। तो क्या दिया, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। एक एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको, जब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कुछ यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड कंज्यूम की तो कुछ यूटिलिटी मिली, तो सारी मार्जिन यूटिलिटी का जब हम टोटल कर देंगे देन इट विल बी टोटल यूटिलिटी। इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। ये सारी यूनिट्स का क्या है, टोटल है, सारी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, टोटल है। तो मीन्स हम कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे क्या, कविता कंज्यूम करिए 5 ऑरेंजेस 1 by 1, तो देन आफ्टर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी भी आप इसे कंसेप्ट को कंटिन्यूटी भी बोल सकते हो, और आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर आप दोनों बोल सकते हो। क्या दिया, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड इन द क्विक सक्सेशन। क्विक सक्सेशन मीन्स विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, मीन्स बिना गैप किए आप एक के बाद एक ऑरेंज कंटिन्यू आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जो यूटिलिटी मिलने वाला है वो क्या होता जाएगा, डायमिनिश होता जाएगा, है ना। फिर क्या है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा कंसेप्ट और उसे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड का फोर्थ है ये। भूषण, आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं। भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाती ईटिंग आफ्टर 4 चपाती। भूषण ने 4 चपाती खा ली, 4 रोटी खाने के बाद वो 5वीं रोटी के लिए मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, बिकॉज ही हैज़ रीच्ड एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी, वो सैटिटी के पॉइंट पे पहुंच गया है। मना कब कोई करता है, जब उसका पेट भर गया, क्योंकि उसके फुल सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुका है। तो क्या दिया, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ सैटिटी, ही इज एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी, वो पॉइंट सैटिटी के पॉइंट पर है, मतलब वो फुल सेटिस्फेक्शन अचीव कर चुका है। हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या दिया है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिटी, सैटिटी के पॉइंट पे पहुंचने के बाद अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन, कोई भी कंज्यूमर अपना खाना खत बंद कर देगा, सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच्ड, क्योंकि उसे जितना सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो तो अचीव हो चुका, एंड देयर इज नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी में कोई भी एडिशन नहीं है बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। अब वो और वो यूनिट कंज्यूम नहीं कर सकता, अगर वो यूनिट और कंज्यूम करेगा देन ही विल रीच एट द पॉइंट ऑफ डिस यूटिलिटी, मतलब उसका बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिटी ही विल हैव डिस यूटिलिटी, है ना। मीन्स उसका सेटिस्फेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस यूटिलिटी में, डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी इसके बाद अभी फिफ्थ एक बाकी है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।